वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है और ऐसा सेगमेंट है जिसको बाकायदा तौर पर सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इधर उधर नहीं होना, बिल्कुल टीवी के सामने बैठकर सुनना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। क्योंकि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ऐसे बच्चों को देखा है जो दूसरों के साथ बिल्कुल मेल जोल में मुख्तलिफ और मुश्किल महसूस करते हैं, मखसूस आदात के मालिक होते हैं या फिर आदी होते हैं, या आम बच्चों के मुकाबले में मुख्तलिफ अंदाज में वो उनका रद्द-ए-अमल होता है। ऑटिज़म या फिर ADHD, ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये बच्चों के अंदर पाई जाती हैं और बच्चों की नशो-नमा में कितना ज़्यादा इनका रोल होता है, रवैये पर बच्चों को कितना ज़्यादा असर करते हैं, और ये बीमारियां कैसी हैं, पैदा कैसे होती हैं, क्या ये पैदाइशी तौर पर होती हैं या फिर ये बाद में आती हैं या बाद में लाहक होती हैं, इनके इलाज के लिए कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हैं या फिर डॉक्टर से आप कब रुजू कर सकते हैं, किस वक्त रुजू कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, ये तमाम तरह छोटे छोटे सवालात हैं जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त डॉक्टर रेहाना रफ़ीक खान साहिबा। आप माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रेहाना साहिबा। सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने कहा ना, हम जेनेरिक सवालों से शुरू करते हैं कि ऑटिज़म है क्या और ये ADHD, ये अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, तो क्या सिम्टम्स हैं इनके? देखिए, ऑटिज़म और ADHD ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अंदर ये सारे डिसऑर्डर्स जिसमें ना सिर्फ ये हैं, स्पीच डिले है, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, और उसमें ये होता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो ऑटिज़म की है वो अवेयरनेस है इस वक्त राइट नाउ। क्योंकि मैं ये आपका शुक्रिया भी अदा करूँगी कि टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इट्स द चैलेंज ऑफ द सेंचुरी। एग्जैक्टली। आपको पता है कि इसकी प्रेवलेंस अमेरिका में जो हो, हर 34 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। WHO के मुताबिक हर 100 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। इसकी प्रेवलेंस इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान में कोई डाटा कलेक्शन एज सच ऑथेंटिक डाटा कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन जब पेम्स में एक मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह किया था ऑटिज़म सेंटर का, तो उन्होंने बताया था कि 350,000 बच्चे जो उनसे हैं वो रिपोर्टेड केसेस हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू हैव एन अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि ऑटिज़म सबसे ज़्यादा मिसडायग्नोज्ड और मिसअंडरस्टूड डिसऑर्डर है। एंड फर्स्ट थिंग इज इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज़। और ऑटिज़म और ADHD दोनों के अंदर एक हेयरलाइन डिफरेंस ये है कि ऑटिज़म में जो बच्चे के इट्स अ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को जब आपने डायग्नोज करना हो तो इस सेट ऑफ सिम्टम्स हैं। अक्सर जो ग्रुप्स में मैं देखती हूँ तो बहुत सारे वालिदैन हैं कि हम किसके पास डायग्नोसिस के लिए जाएं। तो सबसे पहले घर में आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे में, और जो DSM-5 है जिसकी क्राइटेरिया पे हम साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस करते हैं, यू नीड टू हैव जस्ट 3 थिंग्स। उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आपका बच्चे का कोई रेपिटेटिव बिहेवियर है, अगर आपका बच्चा सोशली इंटरैक्ट नहीं कर रहा, अगर आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, और कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हैं, सो इट्स अ ट्रायड। अगर ये 3 चीज़ें आपका बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक नहीं कर रहा तो यू शुड गेट कंसर्न। और बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे जेनेटिक। आई बी टेलिंग यू अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 25 साल से इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो लोग इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, यू शुड गो टू देम। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि इस वक्त पेरेंट्स जो उनसे वो सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन ऑटिज़म उतना डाइवर्सिफाइड है जितना एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे सो एक सेट ऑफ सिम्टम्स दूसरे पे नहीं आता। और ये जो आप सारी बातें बता रही हैं, ये वालिदैन ने तो 3 सवाल कर दिए। डॉक्टर साहब, जब वो आपके पास आएंगे तो क्या इज देयर इज एनी टेस्ट, या फिर आप कोई टेस्ट रन करती हैं? That's very good. ये मैंने आपको बताया, these are set of symptoms. You don't have to get any diagnosis done through labs, कि आप उसके कोई टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो मेरी रिसर्च है वो अपने फाइनल स्टेजेस पे है। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि देखें, फिजिकल डेवलपमेंट पे सब फोकस है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को किसी ने अभी तक रिलेट नहीं किया इसके साथ। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो कि एज अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब ज़्यादातर जैसे आपने पूछा होता कैसे है, तो स्क्रीन टाइम, I'm sorry but you are social media aware on social media, but screen time is lethal. मेरे पास जितने बच्चे आए हैं, जो मेरी रिसर्च है उसमें मैंने 100 बच्चों का डाटा है जिस पर मैं अपनी एक नई थेरेपी अप्लाई कर रही हूँ, and it's showing great results. लेकिन उन 100 में से आई गेस 3 होंगे जिनको जेनेटिक होगा, जो शुरू से ही वो डेवलपमेंट वाले जो उनके माइलस्टोन्स है वो अचीव नहीं कर पा रहे थे।
बाकी सब में रिग्रेशन था. सो आई वुड वांट कि हमें एक तो बिहेवियर्स का पता होना चाहिए, दूसरा रिग्रेशन का पता होना चाहिए कि रिग्रेशन क्या होता है. रिग्रेशन ये होता है कि हम ये देखते हैं कि 1 साल का बच्चा क्या क्या चीज़ें कर लेता है, सही. और 1 साल में आप माँ बाप को अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है. ठीक है, Exactly. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो अपनी बात समझा लेता है. समझाता जब है, आप उसको actions के प्यार जरिए. करते हैं तो वो चुप हो जाता है, वो एक्सप्रेस अपने इमोशंस करना शुरू कर जब देता है, भूख वो लगती है तो टेस्ट, रोता है. यस, टेस्ट डेवलप करता है और भूख लगता है और अपनी माँ की तरफ ही वो देखता है. सो ही डेवलप्स द अंडरस्टैंडिंग कि शी इज़ द मदर और ये मुझे वो देगी जो चीज़ उसको रिक्वायरमेंट है. लेकिन जब ज़्यादातर लोग उस वक्त कंसर्न होते हैं कि एक नॉर्मल डेवलपमेंट जब हो चुकी होती है, तो तकरीबन 1.5-2 साल में जब बच्चा पहला वर्ड बोलना शुरू करता है, उसके बाद से एकदम वो पीछे चला जाता है. अच्छा. सडन उनका रिग्रेशन होता है. अब रिग्रेशन इज अ टर्म कि क्यों हुआ पीछे. ठीक है, उसमें ये होता है आई कांटेक्ट करना छोड़ देता है. आप उसको आवाज़ दें, वो आवाज़ पे रिस्पॉन्स देना छोड़ देता है. यूजली जो उनसे वो जो वर्ड्स उसने शुरू किए होते हैं वो भी छोड़ देता है और आइसोलेट हो जाता है. ठीक है, तो अब हमने जो 3 वो सेट ऑफ सिम्टम बताया था कि कौन कौन से हैं. रेपिटेटिव बिहेवियर, एग्जैक्टली. सोशल आइसोलेशन, वो जब हम कहते हैं ना इंटरेक्शन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो बच्चा दूसरों के साथ इंजॉय करता है, वो टॉयज Exactly. के साथ खेलता है. और इंटरैक्टिव प्ले होता है कि वो माँ बाप को आके दिखाता है कि ये टॉय है, ये खाना खा रहा है. सो अगर वो ये नहीं कर रहा, अब जिस तरह से अभी आपने बताया ना, ये चीजें तो कहीं से हद तक समझ आ गई. राइट. अब ये बताएं कि किस तरह से इसकी थेरेपीज होती हैं और कितने टाइम तक होती हैं. क्या कोई स्पेशल इसकी डाइट होती है या फिर कोई आपने अपना प्रोग्रामिंग इस तरह होते हैं ना, लोग Right. प्रोग्राम्स करते हैं बिहेवियर चेंज करने में, कितना वक्त लगता है और क्या कुछ? दैट्स राइट थिंग. बिहेवियर चेंज, क्योंकि जब मैं थेरेपी कर रही थी तो यूजुअली पीपल यूज्ड टू से कि आप बिहेवियर थेरेपी के लिए जाएं. तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर द प्रोडक्ट ऑफ कॉग्निशन. यूजुअली हमारा फोकस होता है ये बिहेवियर चेंज करना है, वो बार बार यहाँ आके टच कर रहा है, तो हम उसको टैप करेंगे, हम रिलैक्स करेंगे. तो व्हाट वी आर डूइंग, हम उस ब्रेन की एफर्ट को रोक रहे हैं, बिकॉज द ब्रेन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, एंड यू नो ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन विच नेवर गिव्स अप. एग्जैक्टली. वो दोबारा उस चीज को तब तक करता रहेगा जब तक उसकी मेमोरी नहीं बनेगी. तो यू कैन नॉट मेक एनीथिंग हैपन. जब हमारे पास पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं तो सारी जो मैनेजमेंट बेस्ड थेरेपीज हैं वो हैं कि इस वक्त आपने उनको रिपीट करवाना है. लेट मी टेल यू वन थिंग जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी. ऑटिज्म वाले बच्चे स्पेशल बच्चे नहीं होते. दे ऑल हैव अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनको स्पेशल बच्चों के तौर पर Yes. इंट्रोड्यूस कराया Exactly. जाता है. हम उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि यू स्पेशल. एक क्योंकि आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपने कहा था स्क्रीन टाइम, दैट Yes. इज वेरी इंपॉर्टेंट. Exactly. एक बच्चा जिसका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है वो ऑटिज्म का शिकार हो सकता है. बिल्कुल. मतलब कि वो पहले नहीं था, उसकी आदत जी. आपने खराब की है, उसको स्क्रीन टाइम आपने दिया और वो ऑटिज्म का शिकार हो गया. इजंट इट? वो एक एनवायरमेंटल है जो एक हम जनरल ओपिनियन है. इंटरनली क्या हो रहा है, आप किसी घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले इंटर होते हैं फिर बाकी चीज़ें आती हैं ना. बिल्कुल. गेट क्या है हमारे ब्रेन का, हमारी आंखें. तो कोविड के बाद ऑटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा. क्यों? क्योंकि बच्चे के सामने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी. तो ऑटिज्म इज सेड टू बी प्रोडक्ट ऑफ कोकोमेलिन एंड कोविड. Okay. ठीक है, Cocomelon. कोकोमेलिन जो ऐप बनाई गई थी उसमें मकसद ये था कि वो बच्चों को एनालाइज करते थे कि बच्चे की आंख किस वक्त मोबाइल स्क्रीन से हटी है. तो उन्होंने उसको इतना इंटरेस्टिंग बताया. तो जब एक ब्रेन की डेवलपमेंट को आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ब्रेन की डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है. वो प्रोसेस क्या है, जब एक छोटा बच्चा आंख खोलता है तो वो देखता है ये मेरी माँ है, फिर वो सुनता है सब मेरे इसको ये नाम से बुला रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस, उसकी मेमोरी बनती है. ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी सारी डेवलपमेंट होती है. तो हमने जब पहला स्टेप रोक दिया, उसका गेट ही बंद कर दिया. व्हेन ही इज नॉट लुकिंग एट समथिंग, ही इज नॉट लुकिंग अराउंड कि ये स्टूल है, ये क्या है. तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि ये बच्चे बात नहीं करते. बात कैसे करेंगे जब उनकी मेमोरी नहीं बनी. एग्जैक्टली. मेमोरी हर इंसान की खुद बनती है. यू कैन नॉट पुट इट इनटू समबडीज माइंड. ठीक है, तो वो मेमोरी देखने और सुनना कोऑर्डिनेट होगा, वो मेमोरी बनेगी तो वोकैबुलरी बनेगी. सो माय थेरेपी इज फोकस्ड कि हम उस चैनल को इम्प्रूव करें, बिल्कुल. उनको रेपिटेशन से ना सिखाएं. तो Exactly. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ऑटिज्म के बारे में डिफरेंट था. पहली चीज़ जो आपने पेरेंट्स को बतानी है, योर चाइल्ड इज़ नॉट स्पेशल.
آپ اس کے Exactly. उसको स्पेशल ट्रीटमेंट ना Yes, दें और آپ उसको اس एक سے نارمل بات کریں Exactly. اس کی باڈی اس کے مطابق ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نام کو رسپانس نہیں دیتا تو نام کے رسپانس کو ہم کیسے میئر کر رہے ہیں کہ ہی از ناٹ لوکنگ ایٹ اس وین وی آر کالنگ سو دا باڈی از ناٹ ہاں ہاں بالکل ایسے فالوئنگ دا برینز کمانڈ اس کو پتہ ہی اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر یہ وہ صاحبہ والی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اور آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں تمام تر سوالات کے جواب دیے. وقت کم تھا نہیں تو بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی, ایسی تھی کہ ہم اس پہ آدھا گھنٹہ مزید بات کر سکتے تھے. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.